Hello everyone, welcome to study UPSC APSC with Shan. See, UPSC प्रीलिम्स अभी बहुत पास है एंड ये इम्पोर्टेंट है कि हम सही तरीके से स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स को अच्छे से एंड मल्टीपल टाइम्स हम रिवाइज करें. सो मैं एक इनिशिएटिव आज से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे हम डेली रिवाइज करेंगे थ्रू MCQs एंड डेली स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे एंड जो क्वेश्चंस रहेंगे उनके टॉपिक को पहले हम रिवाइज करेंगे एंड फिर उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो डेली 5 क्वेश्चन होगा एंड प्रीलिम्स आते आते हम 10 क्वेश्चन में जाएंगे एंड फिर 15 क्वेश्चन को हम डेली सॉल्व करेंगे एंड डेली इवनिंग के 7 बजे वीडियो अपलोड होगा. सो लेट्स स्टार्ट. Consider the following statement with respect to proclamation of national emergency under Article 352 of the Constitution. तो पहले हम नेशनल इमरजेंसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं एंड फिर जाके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. मैंने चीज़ों को बहुत सिंपली रखा ताकि हम कम टाइम में रिवाइज कर सकें एंड हमें चीज़ों को याद रहे. तो नेशनल इमरजेंसी में अंडर आर्टिकल 352 ये क्या कहता है, अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और इंडिया के किसी भी पार्ट थ्रेटेंड हुआ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिविलियन के कारण, तब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अगर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पूरा इंडिया में ऑल या किसी भी पार्ट में वार, एक्सटर्नल एग्रेशन ये आर्म के कारण थ्रेटन हुआ तब प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं. अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर तो इसे हम कहते हैं क्या, एक्सटर्नल इमरजेंसी. एंड अगर आर्म्ड रिविलियन के अंडर इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो हम इसे कहते हैं इंटरनल इमरजेंसी. ये आर्म्ड रिविलियन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड है ये मेंशन है, लेकिन अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर ये इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस किया एंड आर्म्ड रिविलियन को इंसर्ट किया. ये जो इमरजेंसी है ये एक्चुअल वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिविलियन होने से पहले भी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इसे प्रोक्लेम कर सकते हैं, बिफोर और आफ्टर. ओके, तो अब नेक्स्ट ये है, प्रेसिडेंट के पास ये कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि उनका मन में आया एंड वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर लिया. यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कैबिनेट का रिटन रिकमेंडेशन चाहिए. अगर कैबिनेट रिटन रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देते हैं तब जाके प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं. एंड ये जो रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट है ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इंसर्ट किया इसे. मतलब प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करेंगे एंड एक रिटन रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को, तब जाके प्रेसिडेंट ये इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे. फिर हम देखते हैं 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये क्या किया, डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. लेकिन इसको क्या कर दिया, 44th ने इसको डिलीट कर दिया एंड कहा कि नहीं, अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेरेशन का जो ग्राउंड रहेगा अगर वो इनवैलिड रहेगा तो ये जुडिशियल रिव्यू होगा इसका. फिर हम देखेंगे प्रोसेस. मैं चीज़ों का इतना डीपली नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं, हम फास्ट रिवाइज कर रहे हैं एंड हम कम टाइम में चीज़ों को ज़्यादा हम रिवाइज कर पाएंगे, इसलिए मैं ये चीज़ों को सिंपल करके आपको समझा रहा हूँ. अब ये प्रोसेस क्या रहेगा, प्रेसिडेंट ने जब इमरजेंसी डिक्लेयर किया तब ये इमरजेंसी 1 मंथ तक रहेगा एंड 1 मंथ के अंदर पार्लियामेंट को क्या होगा, पार्लियामेंट को इस नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करना होगा. बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा अगर 1 मंथ के अंदर ये नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करते हैं तब क्या होगा, ये इमरजेंसी 6 मंथ तक कंटिन्यू चलेगा. एंड क्या हो सकता है, इस इमरजेंसी को आप इनडिफिनिट पीरियड तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एवरी 6 मंथ को इसको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए. अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है, ये स्पेशल मेजॉरिटी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इसको इंसर्ट किया. पहले क्या होता, पहले पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से अगर अप्रूव करे तब ये पास हो जाता. एंड यहाँ पर जो 1 मंथ है
ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर ही इसको इंसर्ट किया। पहले क्या था, 2 मंथ्स, अगर प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं इमरजेंसी देन 2 मंथ के अंदर ऐसा था, लेकिन अब क्या हुआ, 1 मंथ के अंदर पार्लियामेंट को इसे अप्रूव करना है विथ स्पेशल मेजॉरिटी। अब अगर जब प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे, अगर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर लिया, डिक्लेयर करने के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाते हैं विदाउट अप्रूव करके, तब क्या होगा, जब लोकसभा फिर से रिकन्स्टिट्यूट होगा, राइट, तब 30 डेज़ के अंदर लोकसभा को ये डिसाइड करना होगा कि इस इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट अप्रूव करना है या नहीं करना है। अगर अप्रूव नहीं करते तो ये 30 डेज़ के बाद ये अपने आप क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा कि 30 डेज़ के अंदर ये अपने आप एंड हो जाएगा। फिर हम देखेंगे रिवोकेशन ऑफ पार्लियामेंट की रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी की इसको कैसे रिवोक किया जा सकता है। यहाँ पर 2 प्रोविजंस हैं। जैसे प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, रिवोक एट एनी टाइम विदाउट द पार्लियामेंटरी अप्रूवल। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के बिना अप्रूवल पर भी क्या कर सकते, एनी टाइम प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं। एंड अगर लोकसभा 1/10 अगर लोकसभा के 1/10 मेंबर रिटर्न नोटिस देते हैं स्पीकर को, राइट, तो क्या कर सकते हैं, स्पीकर एक स्पेशल सिटिंग बिठाएंगे 14 डेज़ के अंदर, एंड इस स्पेशल सिटिंग में अगर सिंपल मेजॉरिटी से ये पास होता है, तब क्या होगा, ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो हुआ था ये रिवोक हो जाएगा। अगर हाउस सेशन में नहीं है तो ये प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट इसको रिवोक करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, इट रिक्वायर्स रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट टू द प्रेसिडेंट टू दैट इफेक्ट। तो जैसे हमने पढ़ा कि यूनियन कैबिनेट का रिटन रिकमेंडेशन चाहिए, फिर जाके प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं। फिर होगा इट कैन बी इश्यूड फॉर होल ऑफ इंडिया और पार्ट देयर ऑफ, हाँ ये भी ठीक है, ये दोनों करेक्ट है। फिर थर्ड है वंस अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट कैन लास्ट फॉर 1 ईयर। नहीं, ये गलत है, हमने पढ़ा था अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव कराए फिर ये 6 मंथ तक ये कंटिन्यू रहेगा। फिर क्या है, सॉरी ये रॉन्ग है, इट लैप्सेस इफ नॉट अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन अ मंथ। यस, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, 1 2 3, दैट मीन्स ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन 3 यहाँ पर रॉन्ग है। 1 2 4 यहाँ पर हमारा 3 ऑप्शन राइट है, दैट मीन्स ओनली 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, यहाँ पर 5 कंट्री दिया गया हुआ। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज शेयर लैंड बॉर्डर विथ ईरान। यहाँ पर कौन से कंट्री ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ईरान के बॉर्डर देखेंगे, बॉर्डर कंट्रीज देखेंगे, एंड फिर जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सी ये रहा ईरान, एंड हमको तो पता है ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान। तो हम देखेंगे ईरान के ईस्ट में कौन है, पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, नॉर्थ ईस्ट में कौन है, तुर्कमेनिस्तान है, फिर यहाँ पर कैस्पियन सी है, यहाँ पर अजरबैजान है, आर्मेनिया है, टर्की एंड इराक। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, ईरान 7 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फिर यहाँ पर है वाटर बॉडी, अगर हम देखेंगे ये है पर्शियन गल्फ, यहाँ पर है गल्फ ऑफ ओमान, ये है अरबियन सी, एंड ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट, ये एक नैरो चैनल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, ये आप देख सकते हैं। नाउ अब क्या है, इंडिया ने एक पोर्ट पर, ईरान के एक पोर्ट पर इन्वेस्ट किया ताकि सेंट्रल एशिया के साथ इंडिया के कनेक्टिविटी बहुत अच्छे रहे। आप कमेंट पर इस पोर्ट का नाम मुझे बताइए। फिर है ये कुछ ऑप्शंस, जैसे अफगानिस्तान, हाँ अफगानिस्तान के बॉर्डर शेयर करता है। फिर है पाकिस्तान, यस, तुर्कमेनिस्तान, यस, सीरिया नहीं, हमने सीरिया को नहीं देखा तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर है क्या, इराक के साथ करता है। तो दैट मीन्स कितना ऑप्शन है, 1 2 3 एंड 4, ओनली 4 का है। सो यहाँ पर है ओनली 4, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हम थोड़ा कैस्पियन सी भी हम देख लेते हैं। कैस्पियन सी कौन कौन से कंट्री कैस्पियन सी को बॉर्डर करता है, जैसे कजाकिस्तान है,
तुर्कमेनिस्तान है, ईरान, अजरबैजान, फिर यहाँ पर है रशिया। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स इंडिया विथ चाइना। सी पासेस कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, पर्टिकुलरली यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, ये तो आप जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब पासेस को पढ़ेंगे। नाथुला पास, जिलीपला पास, लिपुलेक पास एंड बोमडिला पास। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इनको मैप पर लोकेट करेंगे एंड देखेंगे कि क्या ये इंडिया एंड चाइना को कनेक्ट करते हैं, एंड फिर जाके हम इनको सॉल्व करेंगे। हाँ, ये रहा सिक्किम, राइट। सिक्किम पे यहाँ पर है जिलीपला, सॉरी कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया इसका, थोड़ा मैं कम करता हूँ। हाँ, यहाँ पर है जिलीपला, यहाँ पर है नाथुला, फिर है लिपुलेक उत्तराखंड के यहाँ पर लोकेटेड है। ओके, एंड फिर बोमडिला भी यहाँ पर लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। सो जिलीपला एंड नाथुला कहाँ पर है, सिक्किम में। लिपुलेक कहाँ पर है, उत्तराखंड में। बोमडिला कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। एंड ये सब किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, किसके साथ कनेक्ट करते हैं इंडिया को, चाइना के साथ। ये रहा तिब्बत, जैसे जिलीपला करता है लासा के साथ, एंड लासा क्या है, तिब्बत के कैपिटल। नाकुला भी सेम, बोमडिला भी सेम, एंड यहाँ पर लिपुलेक भी सेम। अब हम देखते हैं यहाँ पर नाथुला लोकेटेड इन सिक्किम, ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जिलीपला, दिस passes through चुम्बी वैली एंड कनेक्ट्स सिक्किम विथ लासा, जैसे मैंने कहा था कैपिटल ऑफ तिब्बत। फिर है शिपकिला, शिपकिला कहाँ पर लोकेटेड है, शिपकिला इट कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश विथ तिब्बत, ये हिमाचल प्रदेश पर लोकेटेड है। ऑल्सो ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट लोकेटेड थ्रू सतलुज गॉर्ज। फिर है बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश विथ लासा। फिर है लिपुलेक, मैंने कहा था उत्तराखंड में लोकेटेड है, कनेक्ट्स उत्तराखंड विथ तिब्बत। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्यों, पिलग्रिम्स फॉर मानसरोवर पासेस थ्रू दिस पास, लिपुलेक। ओके, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे नाथुला, यस ये कनेक्ट करता है, फिर जिलीपला, यस ये भी करता है, फिर है लिपुलेक, हाँ ये भी करता है, बोमडिला ये भी करता है। दैट मीन्स ऑल 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। सी, consider the following statement regarding Central Pollution Control Board of India. See, Central Pollution Control Board का मेन फंक्शन क्या है, जो भी लेजिस्लेशंस पास होते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन को प्रिवेंट या कंट्रोल करने के लिए, उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। तो अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। CPCB is a statutory organization which was constituted under the Water Prevention and Control of the Pollution Act 1974. It's a correct statement. फिर it was entrusted with the powers and functions under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ये एक बहुत कन्फ्यूजिंग है, क्यों, क्योंकि ये वाटर प्रिवेंशन एक्ट के अंडर इसको बनाया गया, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया, लेकिन इसको पावर एंट्रस्ट किया एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। ये आपको अच्छे से याद रखना है, मेमोराइज भी करना है उसको। सो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर रहेगा बोथ 1 and 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सी, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कल रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, उसका बैकग्राउंड पढ़ा कि क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये ज़रूरत पड़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करें। तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, एंड मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा। द एक्ट ब्रॉट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी अंडर द कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट। यस, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के हालत बहुत ख़राब था, मिसमैनेजमेंट, करप्शन, इस कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर रेगुलेशन पाने के लिए इस एक्ट को पास किया। फिर है प्रोविजंस वाज मेड इन द एक्ट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ बाद में अंडर दिस एक्ट, 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जज, एंड फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन है, सर एलिजा एम्फे। फिर थर्ड प्रोविजंस क्या है, मेन प्रॉब्लम ऑफ द एक्ट वाज दैट द गवर्नर जनरल वाज मेड पावरफुल एंड क्रिएटेड आर्बिट्रेरली। ये एक गलत स्टेटमेंट है। इस एक्ट का यही एक
मेजर प्रॉब्लम है कि गवर्नर जनरल का पावर लिमिटेड कर दिया था, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो क्रिएट किया था प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 अदर मेंबर्स थे, राइट। किसी भी डिसीशंस को लेने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को 4 अदर मेंबर की मेजोरिटी चाहिए, राइट। एंड उनको पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं था। तो ये है रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। दैट मीन्स हमारा 2 ऑप्शंस करेक्ट है, ओनली 2 इज़ करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। सो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से 7 बजे हम डिफरेंट सब्जेक्ट से स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी UPSC APSC विथ शान। थैंक यू।